काम की बात के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक बेहद दिलचस्प और असरदार कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो हमें समझने में मदद करता है कि मार्केट्स कैसे इवॉल्व होते हैं, क्यों कुछ कंपनियां एकदम टॉप पर पहुंच जाती हैं और क्यों कुछ बीच में ही दम तोड़ देती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा आधारित है प्रोफेसर जगदीश शेठ के जाने माने रिसर्च पेपर द रूल ऑफ 3 यानी 3 के नियम पर। हमारा मकसद है इस नियम को समझना और देखना कि आज के बिजनेस लीडर्स और मैनेजर्स इसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। हमारे पास प्रोफेसर सेठ का ये डिटेल्ड रिसर्च पेपर है जो करीब 2 दशक पहले लिखा गया था। तब वो मर्जर्स और एक्विजिशंस का दौर था और इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप बदल रहा था। बिल्कुल। और ये नियम सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये लगभग 200 इंडस्ट्रीज के एनालिसिस पर आधारित है और ये दिखाता है कि फ्री मार्केट्स में एक खास तरह का पैटर्न उभर कर आता है। ये बताता है कि बाजार में सक्सेसफुल होने के लिए या तो आपको बहुत बड़ा होना पड़ता है या फिर बहुत स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट। बीच का रास्ता वो अक्सर खतरनाक साबित होता है। अच्छा, तो चलिए इस 3 के नियम को थोड़ा और खोलते हैं। आखिर ये है क्या? ये नियम ये कहता है कि कोई भी मैच्योर कॉम्पिटिटिव बाजार जहां सरकारी दखलंदाजी कम हो या एंट्री बैरियर्स कम हो, वहां आखिरकार 3 बड़ी कंपनियों का दबदबा बन जाता है। इन 3 बड़ी कंपनियों को फुल लाइन जनरलिस्ट कहा जाता है। फुल लाइन जनरलिस्ट। हाँ, ये कंपनियां बड़े पैमाने पर वॉल्यूम पर काम करती हैं और आमतौर पर ये तीनों मिलकर बाजार के 70% से 90% हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं। इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सीधे सीधे इनके मार्केट शेयर से जुड़ा होता है। जितना बड़ा शेयर उतना बेहतर परफॉर्मेंस, पर हाँ, एक लिमिट तक। 70 से 90%, ये तो बाजार का लगभग पूरा ही हिस्सा हो गया। हाँ, काफी बड़ा हिस्सा। तो फिर बाकी जो छोटी कंपनियां हैं उनका क्या होता है? हाँ, तो जो बाकी 10% से 30% हिस्सा है ना, वो छोटी कंपनियों के पास जाता है। ये मार्जिन पर फोकस करती हैं और इन्हें कहते हैं स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट? जी। ये या तो किसी खास प्रोडक्ट में माहिर होती हैं, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, या फिर किसी खास कस्टमर ग्रुप की जरूरतें पूरी करती हैं, मार्केट स्पेशलिस्ट। और मजे की बात यह है कि इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तब बिगड़ने लगता है जब ये अपने छोटे दायरे से बाहर निकलकर पूरे बाजार में हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, यानी बड़े खिलाड़ी स्केल पर खेलते हैं और छोटे खिलाड़ी अपनी एक खास जगह, अपनी नीश बनाते हैं। लेकिन आपने कहा कि बीच का रास्ता खतरनाक है। हाँ, और यही इस नियम का सबसे जरूरी और आप कह सकते हैं कि चेतावनी हरा पहलू आता है, जिसे प्रोफेसर सेठ ने द डिच कहा है, खाई। द डिच, खाई। हाँ, ये नियम बताता है कि एक फुल लाइन जर्नलिस्ट के तौर पर टिके रहने के लिए आपको कम से कम 10% मार्केट शेयर चाहिए ही चाहिए। 10% मिनिमम। अब 5% से 10% मार्केट शेयर के बीच का जो एरिया है ना, वही डिच है। तो जो कंपनियां इस दायरे में फंस जाती हैं वो सबसे कम एफिशिएंट होती हैं और उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी सबसे खराब होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो ना तो जर्नलिस्ट की तरह स्केल का फायदा उठा पाती हैं, ना ही स्पेशलिस्ट की तरह हाई मार्जिन कमा पाती हैं। वो बीच में अटकी रह जाती हैं। तो ये बीच की जगह किसी ब्लैक होल जैसी है, न इधर के रहे न उधर के। यहाँ फंसने का मतलब तो सीधा मुसीबत को दावत देना हुआ। बिल्कुल। नियम साफ कहता है कि जो कंपनियां इस खाई के किनारों पर होती हैं, जिनका शेयर 10% से थोड़ा कम है या 5% से थोड़ा ज्यादा, उनके इसमें गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सबसे सेफ वो हैं जो इस खाई से दूर हैं, या तो 10% से काफी ज्यादा शेयर वाले बड़े जर्नलिस्ट या फिर 5% से कम शेयर वाले फोकस्ड स्पेशलिस्ट। और अगर कोई कंपनी इस डिच में गिर जाए तो इसके पास रास्ते बस 2 ही बचते हैं, या तो किसी तरह स्ट्रगल करके 10% का मार्क पार करे और जर्नलिस्ट बने, जो कि मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, या फिर वो सिकुड़कर अपना साइज कम करके एक सेफ स्पेशलिस्ट नीश में चली जाए। इसे समझाने के लिए शायद वो शॉपिंग मॉल वाली एनालॉजी काफी अच्छी है जो पेपर में दी गई थी। हाँ, वो इसे समझने में काफी मदद करती है। सोचिए एक बड़ा सा मॉल है, ठीक है। उसमें आपको 2-3 बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर दिखेंगे, जिसे अमेरिका में पहले सीयर्स, जेसी पेनी हुआ करते थे। ये हैं फुल लाइन जनरलिस्ट, जो कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर वहाँ कई छोटी विशेष दुकानें होती हैं, जैसे फुट लॉकर जो सिर्फ स्पोर्ट शूज बेचती है, ये हो गया प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। या द लिमिटेड जो खास तरह की युवा महिलाओं के लिए फैशनेबल कपड़े बेचती है, ये हो गया मार्केट स्पेशलिस्ट। या विक्टोरिया सीक्रेट, लेन ब्रांड, ये सब अलग अलग मार्केट स्पेशलिस्ट हैं। ये सब अपनी अपनी जगह ठीक चल रहे होते हैं। लेकिन जो बीच के साइज की दुकानें होती है ना,
जो ना पूरी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ना ही एकदम स्पेशलिस्ट, हाँ, वो अक्सर स्ट्रगल करती नजर आती हैं। उनका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं होता। ये दिलचस्प है। लेकिन बाजार इस 3 बड़ी और बाकी छोटी वाली संरचना तक पहुंचते कैसे हैं? क्या वो शुरू से ही ऐसे होते हैं? नहीं नहीं, बाजार एक खास पैटर्न में, एक क्रम में विकसित होते हैं। अक्सर शुरुआत होती है किसी नई टेक्नोलॉजी से या किसी नए अवसर से। अच्छा। तब बाजार में कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं होते, एंट्री एग्जिट आसान होता है और बहुत सारे छोटे अक्सर लोकल खिलाड़ी मैदान में होते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। जैसे अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का उदाहरण दिया था, अमेरिका में शुरुआत में 500 से ज़्यादा कार बनाने वाले थे। सोचिए, 500? हाँ। और इस शुरुआती दौर में अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी बन जाती है, मतलब ओवर कैपेसिटी। फिर बाजार में एफिशिएंसी और स्केल की ज़रूरत महसूस होने लगती है। कंपनी और पूरा बाजार ज़्यादा कुशल बनने की कोशिश करते हैं। इसके 4 मुख्य तरीके हैं जिनसे ये बदलाव आता है। पहला, स्टैंडर्ड का बनना। स्टैंडर्ड्स जैसे हेनरी फोर्ड की मॉडल टी और मास प्रोडक्शन ने ऑटो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड सेट कर दिया, या पर्सनल कंप्यूटिंग में MS DOS ने किया। कोई एक टेक्नोलॉजी या तरीका मानक बन जाता है। ठीक है। दूसरा है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना। ऐसी चीजें जिन्हें सब इस्तेमाल कर सकें, जैसे बैंकों के लिए चेक क्लियरिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, या एयरलाइंस के लिए रिजर्वेशन सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इन्हें बनाना किसी एक कंपनी के बस का नहीं होता। सही बात है। तीसरा है सरकारी दखल। कभी-कभी सरकार खुद स्टैंडर्ड तय करती है या मोनोपोली बना देती है, अगर उसे लगता है कि बाजार खुद से एफिशिएंट नहीं बन पा रहा, जैसे अमेरिका में टेलीफोन या रेल रोड के साथ हुआ था। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, हाँ, चौथा और सबसे जरूरी है कंसोलिडेशन, मतलब विलय और अधिग्रहण। छोटी कम कुशल कंपनियां या तो बड़ी कंपनियों में मिल जाती हैं या फिर बाजार से बाहर हो जाती हैं। ऑटो इंडस्ट्री में इसी प्रोसेस के चलते 1940 तक अमेरिका में सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी बचे, GM, फोर्ड, क्राइसलर और कुछ छोटे स्पेशलिस्ट। तो मतलब पहले टेक्नोलॉजी आती है, बहुत सारे छोटे प्लेयर्स आते हैं, बिल्कुल, फिर एफिशिएंसी की दौड़ शुरू होती है, स्टैंडर्ड्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और फिर मर्जर्स और एक्विजिशंस के जरिए आखिर में कुछ बड़े खिलाड़ी बच जाते हैं। बिल्कुल। और जब कोई एक खिलाड़ी जैसे GM ने किया था, एक्विजिशंस करके बड़ा फुल लाइन जर्नलिस्ट बनने लगता है, तो ये मार्केट में 2 और बड़े खिलाड़ियों के लिए जगह बना देता है। और दिलचस्प बात यह कि पूरी प्रक्रिया अनेक छोटे खिलाड़ियों से 3 बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचना, ये लोकल लेवल से शुरू होकर रीजनल, फिर नेशनल और आखिरकार ग्लोबल लेवल पर दोहराई जाती है। अच्छा, हर लेवल पर? हाँ, हर लेवल पर 3 का नियम फिर से काम करता दिखता है। इस शोध पत्र में बाजार के विकास और इस नियम से जुड़े कई सामान्य निष्कर्ष, मतलब जनरलाइजेशंस दिए गए हैं। बिल्कुल। करीब 24 पॉइंट्स हैं शायद। हाँ, 24 हैं। उन सभी पर जाना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन कुछ सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं, खासकर मैनेजर्स के लिए जानना जरूरी है? बिल्कुल। उन 24 पॉइंट से कुछ बेहद काम की बातें निकलती हैं। उन्हें हम कुछ थीम्स में बांट सकते हैं। पहली थीम, 3 का दबदबा और 10% का वो जादुई आंकड़ा। जैसा हमने कहा, बाजार में 3 फुल लाइन जर्नलिस्ट उभरते हैं। इनका मार्केट शेयर अक्सर 40%, 20%, 10% के आसपास होता है। 40-20-10? हाँ, रफली। और ये मिलकर 70-90% बाजार पर राज करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जर्नलिस्ट बने रहने के लिए 10% मार्केट शेयर मिनिमम ज़रूरत है। इससे कम होते ही आप डिच के डेंजर जोन में आ जाते हैं। इसका कोई उदाहरण? अमेरिकी एयरलाइन इंडस्ट्री इसका क्लासिक उदाहरण है। वहाँ अमेरिकन, यूनाइटेड और डेल्टा 3 बड़े बन गए, और US एयरवेज, नॉर्थवेस्ट जैसी कंपनियां जो डिच में थी, उन्हें या तो मर्ज करना पड़ा या स्पेशलिस्ट बनना पड़ा। कुछ तो, जैसे ईस्टर्न, पेनाम, वो तो खत्म ही हो गई। दूसरी थीम क्या है? दूसरी थीम है परफॉर्मेंस का पैटर्न। ये बहुत जरूरी है समझना। जनरलिस्ट का मुनाफा मार्केट शेयर बढ़ने के साथ बढ़ता है, करीब 40% शेयर तक। लेकिन स्पेशलिस्ट का मुनाफा उनके अपने नीश में शेयर बढ़ने से बढ़ता है। अगर वो कुल बाजार में अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश करें तो उनका परफॉर्मेंस बिगड़ने लगता है। अच्छा, ये तो उल्टा है। हाँ, और डिच वाली कंपनियां, मतलब 5 से 10% शेयर वाली, उनका परफॉर्मेंस सबसे खराब होता है। ये सीधे कंपनियों के वैल्यूएशन, उनके PE रेशियो में भी दिखता है। बड़ी 3 कंपनियों का PE अक्सर बीच वाली कंपनियों से बेहतर होता है। जैसे ऑयल इंडस्ट्री का उदाहरण था शायद। हाँ, बिल्कुल। एक्सॉन मोबिल, BP, रॉयल डच का PE बीच वाली टेक्सेको, शेवरॉन से बेहतर पाया गया था। ठीक है। तीसरी थीम है नंबर 3 की मुश्किल और इनोवेशन। जब बाजार में मंदी आती है या ग्रोथ धीमी होती है
तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच मार्केट शेयर की लड़ाई तेज हो जाती है। इस लड़ाई का शिकार अक्सर नंबर 3 बनता है, जिसे धक्का देकर डिच में पहुंचा दिया जाता है। आरसी कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स में, श्लिट्स बियर में, लॉकहीड कमर्शियल एयरक्राफ्ट में और क्राइसलर ऑटो में, ये सब इसके उदाहरण हैं। लेकिन आपने कहा था कि बाजार फिर संतुलन बना लेता है। हाँ, लंबे समय में कोई नया नंबर 3 उभर आता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में कैडबरी श्वेप्स, डॉक्टर पेपर और 7 अप मिलकर एक ताकतवर तीसरा खिलाड़ी बन गए। और इनोवेशन के मामले में भी नंबर 3 अक्सर सबसे आगे रहता है, क्योंकि उसे सेट रूल्स को तोड़ना पड़ता है। पर विडंबना ये है कि उसके सफल इनोवेशन को अक्सर नंबर 1 अपना लेता है और बड़ा फायदा उठाता है। और चौथी थीम है स्पेशलिस्ट का रास्ता और डिच से बाहर निकलना। स्पेशलिस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा है बिना सोचे समझे एक्सपैंड करना। सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने के लालच में वो अपनी खासियत खोकर डिच में जा सकते हैं। पीपल एक्सप्रेस एयरलाइन के साथ यही हुआ था। वो सफल जर्नलिस्ट बन सकते हैं या नहीं? बहुत मुश्किल। तभी बन सकते हैं जब बाजार में 2 से कम जर्नलिस्ट हों, जो कि रेयर है। अक्सर अगर उनका नीश सफल हो जाता है और बड़ा बन जाता है तो वो किसी बड़ी कंपनी द्वारा खरीद लिए जाते हैं, जैसे गेटरेट को क्वेकर ओट्स बाद में पेप्सिको ने खरीद लिया। और अगर कोई कंपनी डिश में फंस जाए तो बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। या तो दूसरी डिश कंपनियों के साथ मिलकर बड़े बने, जैसे जीएम ने शुरू में किया था। हाँ, या किसी बड़े जर्नलिस्ट में मर्ज हो जाएं, या फिर सिकुड़कर एक सेफ स्पेशलिस्ट नीश चुन लें, जैसे सर्विस मर्केंडाइज ने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़कर सिर्फ ज्वेलरी पर फोकस किया था। यानी स्पेशलिस्ट के लिए बड़ा बनने का सपना अक्सर एक बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। उन्हें अपनी हदें पहचाननी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये सवाल फिर भी मन में आता है कि आखिर 3 ही क्यों? मतलब 2 या 4 क्यों नहीं? ये 3 का आंकड़ा ही क्यों इतना अहम है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। शोध पत्र इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताता है। पहला है स्टेबिलिटी और कंपटीशन का बैलेंस। अगर बाजार में सिर्फ 2 खिलाड़ी हों, ड्यूओपोली, तो या तो उनमें गलाकाट कंपटीशन होता है जो दोनों को नुकसान पहुंचाता है, या फिर वो आपस में साठगांठ मतलब कोल्यूजन कर लेते हैं। दोनों ही स्थितियां आखिरकार मोनोपोली की तरफ ले जाती हैं, जो कस्टमर्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब 3 खिलाड़ी होते हैं तो एक तरह का बैलेंस बनता है। अगर कोई एक जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होता है तो बाकी 2 मिलकर उसे रोक सकते हैं। इससे ना तो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, ना ही मिलीभगत की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा, एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा कारण है कस्टमर साइकोलॉजी। कई स्टडीज बताती हैं कि हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो आमतौर पर अपने दिमाग में सिर्फ 3 ऑप्शंस या ब्रांड्स को ही एक्टिवली कंसिडर करते हैं। इसे इवोक्ड सेट कहते हैं। सिर्फ 3? हाँ, ज्यादातर लोग। इंडस्ट्रियल खरीदार भी टेंडर मंगाते समय या सप्लायर चुनते समय अक्सर 3 पर ही रुक जाते हैं। इसलिए कंपनियों के लिए टॉप 3 में होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण है एफिशिएंसी। शायद बाजार को कुशलता से चलाने के लिए 3 बड़े खिलाड़ियों से ज्यादा की जरूरत ही नहीं होती। 3 कंपनियां मिलकर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी दे सकती हैं और पर्याप्त कंपटीशन भी बनाए रख सकती हैं। इसलिए चौथा बड़ा खिलाड़ी अक्सर टिक नहीं पाता। वो या तो बाहर हो जाता है या स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो मतलब बाजार का गणित, कस्टमर की सोच और बिजनेस की जरूरतें, ये सब मिलकर इस 3 के आंकड़े पर पहुंचते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। हमने डिच की बात की कि वो कितना खतरनाक है। कंपनियां इसमें फंसती कैसे हैं? क्या वो जानबूझकर इसमें कूदती हैं? नहीं, जानबूझकर तो कोई नहीं कूदता, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी में गलतियां उन्हें वहां पहुंचा देती हैं। पेपर 2 मुख्य रास्ते बताता है जिनसे कंपनियां इस खाई में गिरती हैं। पहला है मार्जिन वाले खिलाड़ी वॉल्यूम के लालच में खिंच जाते हैं। मतलब स्पेशलिस्ट? हाँ, ये तब होता है जब सफल स्पेशलिस्ट कंपनियां जो अपनी नीश में अच्छे मार्जिन पर काम कर रही होती हैं, वो ज्यादा बिक्री और मार्केट शेयर के लालच में आ जाती हैं। वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती हैं। इसके लिए उन्हें दाम घटाने पड़ते हैं, कभी कभी क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है और वो अपनी खास पहचान खो देती हैं। कोई उदाहरण? पेपर में एक्सकैलिबर पेन का एक काल्पनिक उदाहरण था। वो महंगी अच्छी पेन बनाती थी, पर मेगामार्ट जैसे बड़े रिटेलर के चक्कर में वो सस्ती प्लास्टिक पेन बनाने लगी और अपनी पहचान खोकर डिच में पहुंच गई। असल जिंदगी का उदाहरण है AMC ऑटोमोबाइल। वो जीप जैसे निश गाड़ियों में बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी कार लाइन बनाने की कोशिश की तो वो GM, फोर्ड, क्राइसलर का मुकाबला नहीं कर पाए और आखिरकार क्राइसलर ने उन्हें खरीद लिया। मतलब अपनी जड़ें छोड़कर बड़ा बनने की कोशिश आपको डुबो सकती है। बिल्कुल। दूसरा रास्ता है वॉल्यूम वाले खिलाड़ी धकेल दिए जाते हैं। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब बाजार की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है या मंदी आती है।
तब नंबर 1 और नंबर 2 कंपनियां अपने मार्केट शेयर को बचाने या बढ़ाने के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं। इस लड़ाई में उनका सबसे आसान टारगेट होता है नंबर 3 खिलाड़ी। वो कीमतें गिराकर या विज्ञापन युद्ध छेड़कर नंबर 3 को डिच में धकेल देते हैं। इसके उदाहरण तो हमने सुने थे। हाँ, जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस की लड़ाई ने लॉकहीड को कमर्शियल जेट बाजार से बाहर कर दिया था। बाद में जब एयरबस आया तो मैकडॉनल्ड डगलस खुद बोइंग में मिल गया। बियर इंडस्ट्री में एनहाइजर-बुश और मिलर की लड़ाई ने श्लिट्ज और पैब्स को हाशिए पर डाल दिया। ऑटो इंडस्ट्री में जीएम और फोर्ड की लड़ाई ने 70 के दशक में क्राइसलर को लगभग दिवालिया ही कर दिया था। और इस पूरी लड़ाई में, जैसा आपने पहले कहा, स्पेशलिस्ट खिलाड़ी काफी हद तक सेफ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बियर इंडस्ट्री की लड़ाई का असर माइक्रोब्रीज पर नहीं पड़ा। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की जंग का असर कॉर्पोरेट जेट बनाने वालों पर नहीं हुआ। लड़ाई मुख्य रूप से जर्नलिस्ट्स के बीच होती है और उसकी कीमत अक्सर नंबर 3 को चुकानी पड़ती है। आजकल तो बाजार सिर्फ नेशनल नहीं रहे, ग्लोबल हो गए हैं। तो क्या ये 3 का नियम ग्लोबल लेवल पे भी लागू होता है? हाँ, बल्कि रिसर्च ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन इस नियम को और मजबूती देता है। अच्छा, वो कैसे? चाय रखा था, एक तरह का प्रोटेक्शन था। लेकिन जैसे जैसे बाजार खुल रहे हैं, डीरेगुलेशन हो रहा है, ये आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम टूट रहे हैं और बाजार स्वाभाविक रूप से 3 के नियम की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेशनल लेवल की बड़ी कंपनियां? हाँ, जब नेशनल मार्केट मिलकर ग्लोबल मार्केट बनते हैं तो कई देशों की बड़ी कंपनियां जो अपने देश में चैंपियन थी, नेशनल चैंपियंस, वो ग्लोबल लेवल पर या तो छोटी रह जाती हैं या डिच में फंसी भी नजर आती हैं। और ग्लोबल मार्केट में भी आखिरकार 3 बड़े ग्लोबल खिलाड़ी उभरते हैं। अक्सर ये दुनिया के 3 बड़े इकोनॉमिक जोन, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और एशिया पैसिफिक से आते हैं। तो ग्लोबल जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या जरूरी है? पेपर कहता है कि ग्लोबल जर्नलिस्ट बनने के लिए किसी कंपनी का कम से कम 2 बड़े रीजन में मजबूत होना जरूरी है। उस समय के कौन से उदाहरण दिए गए थे जो इस ग्लोबल ट्रेंड को दिखा रहे थे जब ये पेपर लिखा गया था? हाँ, उस समय ये प्रोसेस चल ही रहा था। जैसे बैंकिंग, अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर मर्जर्स हो रहे थे जिससे ग्लोबल साइज के बैंक बन रहे थे। एयरलाइंस, क्योंकि डायरेक्ट फॉरेन ओनरशिप पर रोक थी, दुनिया की एयरलाइंस 3 बड़े ग्लोबल अलायंसेस में सिमट रही थी: स्टार अलायंस, वन वर्ल्ड, स्काई टीम। ये असल में ग्लोबल जर्नलिस्ट की तरह ही काम कर रहे थे। हाँ, ये तो आज भी है। बिल्कुल। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उस वक्त जापानी कंपनियों सोनी, पैनासोनिक और यूरोपियन कंपनियों फिलिप्स, थॉमसन के बीच ग्लोबल दबदबे की लड़ाई तेज थी, खासकर अमेरिकी बाजार में जहां कोई बड़ा लोकल खिलाड़ी नहीं था। ये लड़ाई तय कर रही थी कि कौन ग्लोबल टॉप 3 में शामिल होगा। तो ये साफ है कि चाहे बाजार नेशनल हो या ग्लोबल, कंपनियों को अपनी पोजीशन जनरलिस्ट या स्पेशलिस्ट को बहुत ध्यान से चुनना होगा। इनकी स्ट्रैटेजीज में क्या मुख्य अंतर होते हैं? वो टेबल 1 में शायद बताया गया था। हाँ, बिल्कुल। दोनों की दुनिया और काम करने का तरीका एकदम अलग है। टेबल 1 के कुछ मेन पॉइंट्स अगर देखें, एडवांटेज, जर्नलिस्ट का हथियार है साइज और स्पीड, स्केल इकोनॉमीज, एसिड टर्न्स। स्पेशलिस्ट का हथियार है चुनाव, सिलेक्टिविटी, सही कस्टमर, प्रोडक्ट चुनना और सर्विस। कॉस्ट स्ट्रक्चर, जर्नलिस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा, वेरिएबल कम। स्पेशलिस्ट की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, फिक्स्ड कम, वो आउटसोर्सिंग वगैरह ज्यादा करते हैं। अच्छा। ऑफरिंग्स, जर्नलिस्ट सब कुछ फुल लाइन देने की कोशिश करते हैं, स्पेशलिस्ट लिमिटेड लाइन या तो प्रोडक्ट फोकस्ड या मार्केट फोकस्ड। ब्रांडिंग, जर्नलिस्ट एक बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड, अम्ब्रेला ब्रांडिंग के तहत काम करते हैं। स्पेशलिस्ट अक्सर कई टारगेटेड मल्टीपल ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जर्नलिस्ट के चैनल्स वाइड होते हैं, स्पेशलिस्ट के फोकस्ड। ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट इंटीग्रेटेड होते हैं, ऑपरेशंस शेयर्ड होते हैं ताकि सिनर्जी और एफिशिएंसी बढ़े। स्पेशलिस्ट नेटवर्क या अलायंस में काम करते हैं, ऑपरेशंस डेडिकेटेड होते हैं। मतलब इन दोनों स्ट्रैटेजीज को एक ही कंपनी में मिलाने की कोशिश करना वो आत्मघाती हो सकता है, जैसे के-मार्ट ने जब स्पेशलिटी स्टोर चलाने की कोशिश की थी। हाँ, पेपर कहता है कि ये लगभग नामुमकिन है। के-मार्ट का अनुभव जब उन्होंने वॉल्डन बुक्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह खरीदे थे, यही दिखाता है। अगर कोई जर्नलिस्ट किसी स्पेशलिस्ट बिजनेस को चलाता भी है तो उसे पूरी तरह अलग रखना पड़ता है। अलग ब्रांड, अलग टीम, अलग सिस्टम। लेकिन फिर सिनर्जी का क्या फायदा? वही तो, ऐसा करने से सिनर्जी का फायदा खत्म हो जाता है। फिर सवाल उठता है कि उसे रखने का मतलब ही क्या है, सिवाय बोझ बढ़ाने के। के-मार्ट का उदाहरण साफ दिखाता है, आप एक ही छत के नीचे दोनों नावों पर सवार नहीं हो सकते। एक और दिलचस्प बात थी इनोवेशन को लेकर, कि नंबर 3 ज्यादा इनोवेटिव होता है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर 1 और 2 ज्यादातर मौजूदा बाजार और नियमों के हिसाब से चलते हैं। वो स्टेटस को मतलब यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। नंबर 3 को उनसे कंपटीशन करने के लिए कुछ नया, कुछ अलग करना पड़ता है। आरसी कोला ने एल्यूमिनियम कैन और डाइट कोला पहले पेश किया। क्राइसलर मिनी वैन और कैट फॉरवर्ड डिजाइन लेकर आया।
स्प्रिंट ने फाइबर ऑप्टिक्स और डिजिटल नेटवर्क्स में पहल की। लेकिन फायदा अक्सर नंबर 1 उठा लेता है। हाँ, जैसा पहले कहा, अक्सर नंबर 3 के इनोवेशन का बड़ा फायदा बाद में नंबर 1 उठा लेता है। क्या ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहां ये 3 का नियम लागू नहीं होता? कुछ एक्सेप्शंस? हाँ, हैं। ये नियम तभी पूरी तरह लागू होता है जब मार्केट फोर्सेस बिना किसी बड़ी रुकावट के काम कर रही हों। जहां ये फोर्सेस बाधित होती हैं, वहां ये नियम कमजोर पड़ जाता है या लागू नहीं होता। जैसे सरकारी नियमन, रेगुलेशन, जहां सरकार खुद मार्केट का स्ट्रक्चर तय करती है, जैसे पहले टेलीकॉम या बिजली में होता था। एक्सक्लूसिव राइट्स, जहां पेटेंट या ट्रेडमार्क का दबदबा हो, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में। हालांकि वहां भी अब जेनेरिक दवाओं और मर्जर्स के कारण ये बदल रहा है। लाइसेंस इकोनॉमी, जहां कंपनियां मार्केट की डिमांड के हिसाब से आसानी से अपनी कैपेसिटी नहीं बदल सकती, जैसा पुराने लाइसेंस राज में था। ट्रेड बैरियर्स, जहां ऊंचे टैरिफ या कोटा विदेशी कंपटीशन को रोकते हैं। बहुत ज्यादा वर्टिकल इंटीग्रेशन, जब कंपनियां सप्लाई चेन पर इतना कंट्रोल कर लेती हैं कि खुला बाजार ठीक से काम नहीं कर पाता। कंबाइंड ओनरशिप मैनेजमेंट, खास तौर पर प्रोफेशनल सर्विसेज में, जैसे लॉ फर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स, वहां मालिक ही मैनेजर होते हैं और इमोशनल या पर्सनल कारणों से मर्जर्स या मार्केट से निकलने जैसे इकोनॉमिक फैसले मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ट्रेंड तो इन बाधाओं के हटने का ही है। हाँ, बिल्कुल। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया भर में डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ये बाधाएं कम हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज 3 के नियम की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो 3 का नियम हमें सिखाता है। पहले बात कि फ्री और मैच्योर मार्केट्स में 3 बड़े जनरलिस्ट और कई छोटे स्पेशलिस्ट का दबदबा बनता है। सही। दूसरी बात, 5% से 10% मार्केट शेयर वाली डिच कंपनियों के लिए सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ परफॉर्मेंस सबसे खराब होता है और टिकना मुश्किल। हाँ, बिल्कुल। तीसरी बात, जनरलिस्ट जो वॉल्यूम स्केल पर खेलते हैं और स्पेशलिस्ट जो मार्जिन फोकस पर खेलते हैं कि रणनीतियां जमीन आसमान जैसी अलग है, उन्हें मिलाना खतरनाक है। जी। और चौथी बात, ग्लोबलाइजेशन इस नियम को और मजबूत करता है, जिससे नेशनल कंपनियों के लिए चैलेंज बढ़ता है और ग्लोबल लेवल पर भी 3 बड़े खिलाड़ियों के उभरने की संभावना बनती है। और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी सबक यह है कि कंपनियों को अपनी सही पोजीशन जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट को पहचानना और चुनना होगा और फिर पूरी तरह उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सिर्फ मार्केट शेयर के पीछे भागना, खासकर स्पेशलिस्ट के लिए, वो आत्मघाती हो सकता है। क्रिसलर के एक अधिकारी की वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम नुकसान में 3 कार बेचने के बजाय मुनाफे में 2 कार बेचना पसंद करेंगे। सुनने में कितना सीधा लगता है। हाँ, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाना उतना ही मुश्किल होता है। प्रोफेसर सेठ ने ये नियम करीब 20 साल पहले दिया था। आज हम डिजिटल युग में हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, नए बिजनेस मॉडल्स जैसे कि प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटवर्क इफेक्ट्स का बोलबाला है, डेटा का महत्व बहुत बढ़ गया है और ग्लोबल मार्केट पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है, क्या ये 3 का नियम आज भी उतना ही रिलेवेंट है? क्या अमेजन, गूगल, फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चाहे अक्सर विनर टेक्स ऑल वाली सिचुएशन दिखती है, क्या वो इस नियम को चैलेंज कर रहे हैं? या फिर वो किसी नए रूप में, शायद ग्लोबल लेवल पर 3 बड़े डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर इसे और मजबूत कर रहे हैं? ये सवाल आज के बिजनेस लीडर्स और भविष्य के मैनेजर्स के लिए सोचने लायक है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज का काम की बात सत्र यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि जगदीश सेठ के 3 के नियम पर हुई ये चर्चा बाजार को समझने और अपनी रणनीति बनाने में आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। अगले सत्र में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।